वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 22 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट के बारे में है। इसे अभी हाल ही में हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड था। आपसे पूछा गया है कि इसे किसने किसने मिलकर ज्वाइंटली डेवलप किया है। आपके पास पॉइंटर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बताइए कौन कौन इन्वॉल्व है इस रिपोर्ट को ज्वाइंटली डेवलप करने को लेकर। अगर आपने इस टॉपिक को न्यूज़ में पढ़ा है तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो चलिए देखिए, जब आपसे कुछ ऐसा कहा जाए कि हाँ कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जो ज्वाइंटली इनको डेवलप कर रही हैं या निकाल रही हैं, अगर आपको मल्टीपल बॉडीज़ दी गई हों एक साथ तो आप एक की पर ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आप उसमें ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कोई ऐसा तो नहीं जो ऑड है, औरों से अलग है, क्योंकि अगर वो ऑड है तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो IFAD, यूनिसेफ, WHO और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये चार के चारों इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इंडिया से एसोसिएटेड है, तो ये थोड़ा अलग है। चार इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल हैं और एक इंडिया की है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक इंडिया का इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व हो, बट ये थोड़ा अलग है और थोड़ा अजीब भी है कि इंडिया की एक मिनिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व होगी जब यहाँ पर चार वर्ल्ड लेवल की बॉडीज़ हैं। बिल्कुल वही है, ये गलत है। यहाँ पे बाकी के चार के चारों तो सही हैं। इस लिहाज से आपका सही जवाब 1, 2, 3 और 5 है और वही सही जवाब है। यहाँ पर उनकी लिस्टिंग दी गई है। 2017 में इस रिपोर्ट का पहला एडिशन लॉन्च किया गया था। जो अगला प्रश्न है वो निष्ठा प्रोग्राम के बारे में है। अक्सर न्यूज़ में देखा जाता है। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, OFTEN होगा, ठीक है, ऑफन का। जो पहला स्टेटमेंट है या पहला ऑप्शन है वो ये कहता है कि ये एक प्रकार का इनिशिएटिव है जिसमें 6 to 18 ईयर्स के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में इंगेज किया जाता है। दूसरा ये है कि ये एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये वुमेन को सोसाइटी में फाइनेंशियली और सोशली इंडिपेंडेंट बनाने को लेकर एक प्रकार की स्कीम है। और चौथा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को हेल्प करने को लेकर एक प्रोग्राम है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट लग रहा है। चलिए मैं बता देता हूँ। वैसे आपने पढ़ा होगा तो आपने जवाब सोच लिया होगा। B इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी यूनियन HRD मिनिस्टर ने फर्स्ट ऑनलाइन नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि स्कूल के हेड्स और टीचर्स के हॉलिस्टिक एडवांसमेंट के लिए काम करेगा। अब देखिए इसीलिए इसका एब्रीविएशन जो है निष्ठा, उसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट। ये एक इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एलिमेंट्री स्टेज पर सभी जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के और एलिमेंट्री स्टेज पर और टीचर्स को उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव कर सकें। 40 लाख पार्टिसिपेंट्स इसमें होंगे। यहाँ पर जो SCERT है या फिर डैट के जो टीचर्स वगैरह हैं, मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इसमें ट्रेन किया जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि प्रकार की ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार की एपेक्स बॉडी है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स के लिए जो कि एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करती है अपनी कंट्री से। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। देखिए अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट इसका नाम है तो एपेक्स बॉडी हो सकती है। ऐसी बॉडीज समटाइम्स एपेक्स होती हैं जो कि इनके प्रमोशन के लिए वर्क करती हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, ये स्टेटमेंट थोड़ा जनरल लग रहा है, तो इसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे आप एक बार विचार कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा या नहीं होगा। मिनिस्ट्रीज़ वगैरह आए तो एक बार विचार तो हमें ज़रूर ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। तो दूसरा, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने को लेकर। इंडिया हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर IHGF इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एशिया का लार्जेस्ट गिफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेड फेयर होता है। 49th एडिशन इसका कंडक्ट होना था इस साल, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे रोक दिया गया। इसे 1986-87 में स्टैब्लिश किया गया था कंपनीज एक्ट के तहत। बाकी एक्सपोर्ट जो इस फील्ड में है उसे प्रमोट करने का काम है, ये तो बता ही चुका हूँ। जो अगला क्वेश्चन है वो आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। आपसे पूछा गया है ये प्रोजेक्ट
किन दो देशों के बीच में है? चाइना नेपाल, पाकिस्तान इंडिया, अफगानिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। तो बताइए क्या है आपका जवाब? न्यूज़ में था तो आपने देखा होगा, अपना जवाब सोच भी लिया होगा, हम बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट है उसे तो आप स्वभावतः काट ही सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इस प्रकार का कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो बहुत ही अनयूजुअल है। चाइना और नेपाल के बीच में भी संभावना है, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में भी संभावना है, पाकिस्तान और चाइना के बीच में तो संभावना है ही। अब इन तीनों में से आपको चुनना था। सही जवाब पाकिस्तान और चाइना है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। उन्होंने अभी इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये झेलम नदी पर बनाया जाने वाला एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि 700 मेगावाट का होगा। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में बनाया जा रहा है, और जो चाइना का पाकिस्तान में सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत ये दूसरा बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा। जो अगला प्रश्न है वो कवच के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक प्रकार के नेटवर्क को, मतलब इट इज़ लॉन्च टू सेटअप नेटवर्क, इसे लॉन्च किया गया है एक नेटवर्क को सेटअप करने के लिए जो कि टेक्नोलॉजी सेंटर से एसोसिएटेड होगा। ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में अगर कोई इनोवेशन करने के लिए स्टार्टअप आगे आया है तो उसे प्रमोट करेगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक प्रकार का टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर वो होते हैं जो प्रमोट करते हैं बिजनेसेस को, जो कि आईआईटी बॉम्बे के तहत वर्क करता है। ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी कवच के लिए। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सोच चुके होंगे, वैसे अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। कवच अगर नाम है तो आप थोड़ा एक गेस लगा सकते हैं कि क्या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है क्या जिसमें हमें कवच की आवश्यकता है? एक्चुअली में कुछ और हो सकता है। पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है बिकॉज ये कोविड-19 के लिए है। कोविड-19 से हमें खतरा है ना, उसके लिए हमें कवच रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई इनोवेशन इस प्रकार का कर रहा है जो कोविड-19 के खिलाफ हमें कोई कवच देगा तो वो पॉइंट सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, जबकि दूसरा करेक्ट है। ओनली 2 इज द करेक्ट। कोविड-19 के चैलेंज को लेकर अगर कोई स्टार्टअप कुछ नया इनोवेशन कर रहा है तो उसे ये प्रमोट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एक रैपिड रिस्पॉन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 जो कि एक प्रकार का ग्लोबल पेंडेमिक है, उन्होंने एक सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच अभी डेवलप किया है, उसे सेटअप किया है। जो कवच है ये एक सोसाइटी होगी जो कि यहाँ पर देखिए सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप साइन, जो कि एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है आईआईटी बॉम्बे का, वो इसे इंप्लीमेंट करेगा। काम वही है, अगर कोई नया इनोवेशन आ रहा है तो आप उसको प्रमोट करिए, जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स, रेस्पिरेटरी एड्स, इफेक्टिव वेंटिलेटर्स, लो कॉस्ट एंड सेफ वेंटिलेटर्स, सैनिटाइजर्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इनको डेवलप करने का काम इनको दिया गया है। जो अगला प्रश्न है वो एक रिवर के बारे में है जिसका नाम यहाँ पर वितस्ता बताया गया है। ये कहा गया है कि जो नाम वितस्ता है इस नदी का, ये ऋग्वेद में है। तो वर्तमान में उस नदी को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। तो बताइए हम किस नदी की बात कर रहे हैं, किस नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहा गया है? चलिए अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में या तो आपने इसे पढ़ लिया होगा या आप पढ़ेंगे। सी इसका सही जवाब है। झेलम नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट वही है जो इसके पहले के क्वेश्चन में था, उसी टॉपिक से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। पाकिस्तान और चाइना ने अभी जो आज़ाद पत्तन हाइडल प्रोजेक्ट के लिए बात की है वो झेलम रिवर पर ही है। तो हमने सोचा क्यों ना इसके बैकग्राउंड पर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो कुछ और नदियों के यहाँ एंशिएंट नाम आपके सामने है, जैसे सतलुज को पहले सुतोद्री कहा जाता था, रावी को पौरिशनी, चिनाब को अश्किनी, झेलम को वितस्ता और ब्यास को विपाशा कहा जाता था। झेलम जो रिवर है वो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है 5 नदियों में, ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज में, पंजाब रीजन में जो कि पड़ते हैं, और ये बाद में इंडस रिवर के साथ जाके ईस्टर्न पाकिस्तान में मिल जाते हैं। झेलम रिवर को वितस्ता कहा गया ऋग्वेद में। एलेक्जेंडर जब भारत पर हमला करने के लिए आता है तो वो इसी झेलम नदी को क्रॉस करता है 326 बीसी में, और हेडेस्पस का एक बैटल होता है जिसमें उसका सामना इंडियन किंग पोरस से होता है, जिसमें पोरस की हार हो जाती है। उसके बाद भी जो अलेक्जेंडर था वो उनको सम्मान के साथ उनका राज्य वापस कर देता है। ये वेरिनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है जो कि कश्मीर वैली के पीर पंजाल में पड़ता है। जो अगला प्रश्न है वो कोरोसर के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है, और दूसरा ये है कि इसे आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया है, लेकिन इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है?
दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। पहले स्टेटमेंट में आपको शंका हो सकती है कि क्या ये दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल है। हाँ, ये दुनिया का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल है। इसकी कीमत महज 400 रुपये है। इसके बाद जो कोविड-19 की टेस्टिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगी इंडिया के लिए। इसे अप्रूवल मिल चुका है ICMR से भी और DCGI से भी। 20 लाख किट्स डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है वो कोरोसर के लिए अभी उठाई जा चुकी है न्यूटेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा। वो 20 लाख अगले महीने तक तैयार कर देंगे, तो हमें काफ़ी आसानी होगी डायग्नोसिस करने में। जो अगला प्रश्न है वो APT-29 के बारे में है, जो कि हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया। आपसे पूछा गया है कि ये है क्या। टॉर्पीडो है, हैकर्स का ग्रुप है, सोल्जर्स का ग्रुप है, या फिर एक एस्ट्रॉइड है जो कि अर्थ के काफ़ी नज़दीक प्रॉक्सिमिटी में आने वाला है। बताइए, या है कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। न्यूज़ में था, वैसे ये काफ़ी हाईलाइटेड था, तो बताइए आपने जवाब सोच ही लिया होगा। वैसे बी सही जवाब है। ये हैकर्स का एक ग्रुप है। न्यूज़ में क्यों था आपको बताता हूँ। ब्रिटेन, US और कनाडा सभी लोगों ने रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो दुनिया भर में रिसर्चेस चल रही हैं उनका डेटा अपने हैकर्स की मदद से चुरा रहे हैं। APT-29 एक हैकर्स का ग्रुप है जिसे ड्यूक्स या कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये एस्पायनेज करते हैं, जासूसी करते हैं। कहते तो ये हैं कि ये इंडिपेंडेंट हैं, बट ऐसे आरोप हैं कि ये रशिया के द्वारा चैनलाइज्ड एक हैकर ग्रुप है। ये दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोविड-19 को लेकर काम कर रहे हैं उनके डिवाइसेस में मालवेयर इंस्टॉल करके उनका डेटा चुरा रहे हैं। जो कस्टम मालवेयर इनके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसे वेलमेस या फिर वेलमेल के नाम से जाना गया। वैक्सीन डेटा चुराने का आरोप इनके ऊपर है। जो अगला प्रश्न है वो मैपिंग के पार्ट से है। पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्लेटू को दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कार्बी मेघालय प्लेटू, पामीर प्लेटू, बैक प्लेटू या फिर नकई प्लेटू। बताइए। पढ़ा होगा तो आपने तैयार किया होगा मैपिंग का पार्ट, तो आप सोच ही चुके होंगे। बी सही जवाब है। पामीर प्लेटू को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। मैप में लोकेशन यहाँ इंडिया के नॉर्थ में है पामीर प्लेटू की। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो अपने ये एक पैटलैंड प्लेटू के रूप में फेमस है और रूर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जो शिलोंग प्लेटू है वो पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब पहला स्टेटमेंट तो अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो बता ही सकते हैं कि सही है कि गलत है। दूसरे में आपको डाउट हो सकता है कि शिलोंग कहाँ है और पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू कहाँ है, तो क्या ये इसका पार्ट है, डाउट हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। छोटा नागपुर प्लेटू को पैटलैंड प्लेटू कहा जाता है। पैटलैंड का मतलब ये होता है कि जब भी किसी जगह पे जो लावा होता है वो जब बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो उससे जो ज़मीन बनती है उसे ही पैटलैंड बोला जाता है। तो छोटा नागपुर प्लेटू एक प्रकार का पैटलैंड है और इसे रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। शिलोंग प्लेटू पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू का पार्ट है, हालांकि उससे काफ़ी दूर है, बट उसी का पार्ट है जो कि गारो खासी और जयंतिया हिल से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपने देख ही लिया, लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। देखिए ये है पूरा डेक्कन प्लेटू, ठीक है। यहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा। कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली ISP DPP डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल होगी। इन कोर्सेज को आप video.ones.in पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। मैपिंग के पार्ट में अब हम ऑस्ट्रेलिया पर चलेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के रिवर्स का काम दे रहा हूँ, आप उसे प्रिपेयर रखिएगा। उन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।